नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं समसामयिकी घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, चीज़ें सब समझ में आ रही होंगी और नोट्स आपके अच्छे से बन रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि ग्रामीण समाज विकास जो नया सेगमेंट है उसमें यहाँ से प्रश्न अधिकांश देखने को मिले हैं, है ना। टॉपिक का नाम है गाइस जनसंख्या। ध्यान रखिएगा, जनसंख्या एवं नगरीकरण टॉपिक का ये आपका नाम है और इसी के अंतर्गत हम लोगों को समझना है सेंसस 2011 की जनगणना को डिटेल से समझ लेना है। एक ग्राफ में आप लोगों का बनवाऊंगा जैसे कि मैंने बताया था, उसको याद रखिएगा, बस एक भी प्रश्न आपको वहां से बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जो जनगणना है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपको एक छोटा सा रफली आइडिया दूं। जैसे पुरुष की जनसंख्या कितनी रही, प्रतिशत में कितनी रही, उसी के सापेक्ष महिला की कितनी रही, बच्चों की कितनी रही, लिंग अनुपात क्या रहा, साक्षरता दर क्या रही, या दशकीय वृद्धि क्या रही, है ना, या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में मामला। ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं देखने को आते हैं। जो मैंने नाम लिए हैं यहीं से अधिकांश प्रश्न है, चाहे पीसीएस स्तर की परीक्षा हो चाहे वनडे का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। अब सेंसस तो हमें जानना ही है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि टॉपिक को बिल्कुल शुरू से शुरू किया जाए ताकि एक भी डाउट आपके मन में ना रहे और हर एक पॉइंट पे एक नया प्रश्न आपके सामने देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, जो आप देख रहे हैं शब्द है जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन। तो ये जो जनसंख्या शब्द है, आखिरकार जनसंख्या कहते किसको है ना, जहां पे लोगों का समूह है। अगर इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग बात करें तो जनसंख्या कहते किसको है, पहला पॉइंट तो ये बना के लिखिएगा आप लोग कि किसी निश्चित क्षेत्र, कोई भी निश्चित क्षेत्र है या समय, कोई भी निश्चित समय या निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक निश्चित क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है और एक निश्चित टाइमलाइन है। एक निश्चित क्षेत्र निश्चित समय के अंतर्गत रहने वाले निवास करने वाले मानवों की कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे समझिए कि जनसंख्या का निर्धारण आखिरकार होगा कैसे, कि भाई ये तो हमें पता लग गया निश्चित क्षेत्र है और निश्चित समय के अंतर्गत निवास करने वाले मानवों की जनसंख्या या उनकी संख्या को, उनकी कुल संख्या को जनसंख्या कह रहे हैं। अब इसका निर्धारण होगा कैसे, इसका निर्धारण होगा जनगणना के माध्यम से, है ना। उसके हम लोग ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे भी बात करेंगे, संवैधानिक रूप से क्या मामला है वो भी जानेंगे, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से क्या मामला है। यानी एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है, चाहे कोई भी स्तर की परीक्षा आप तैयार कर रहे हो। लेखपाल के लिए तो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, अगर एग्जाम में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि भाई जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के माध्यम से किया जाता है। जनसंख्या का निर्धारण कैसे होगा, जनगणना के माध्यम से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आइए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखेंगे पहला पॉइंट, भाई जनगणना के माध्यम से तो हम लोग जनसंख्या का निर्धारण कर लेंगे। हमने निर्धारण किया जनगणना के माध्यम से तो ये पाया कि पूरे विश्व में जनसंख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे कौन है, तो चाइना, है ना। चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये तीसरा पॉइंट आप लोग मेंशन करेंगे, है ना। देखिए 2011 की जो जनगणना हुई, वर्ष 2011 का जो सेंसस हुआ उसके बाद होना था 2021 में, यानी इससे पहले हुआ होगा 2001 में, इससे पहले हुआ होगा 1991 में। यानी हर 10 साल के क्रम में जनगणना होती है। 2011 की हुई, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये संभव नहीं हो पाया। तो ऐसा बताया गया कि अब ये जो जनगणना होगी, सेंसस होगा 2021 वाला, जो कहा गया कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू होगा, डिजिटल होगा, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हो पाया। अब 2022 चल रहा है। अब जब वो आएगा तो उसी के संदर्भ में आप लोग, अगर हम लोग क्लास उसकी रहेगी तो हम लोग उसको अपडेट करवाएंगे। बाकी आप अपने स्तर पे भी अपडेट कर सकते हो, कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट अभी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो 2011 की जनगणना होनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ में दशकीय वृद्धि क्या रही, दशकीय कमी क्या रही, इसको भी हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप अभी मोटे मोटे क्या पॉइंट जान पाए कि भाई जनसंख्या किसको कहते हैं और जनसंख्या का निर्धारण कैसे होता है, और निर्धारण होने के बाद पता चला कि भारत तो दूसरे स्थान पे है और चीन पहले स्थान पे है। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब आइए, अब थोड़े इसके इतिहास यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ बात कर लें। जनगणना तो पता लग गया भाई, जनसंख्या का निर्धारण
जनगणना के माध्यम से होता है। तो इसका इतिहास क्या रहा, कब से जनगणना वाला कंसेप्ट सामने आया। जो जो ईयर मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं, एक भी ईयर आपको छोड़ना नहीं है गाइस, है ना। तो अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1749 से शुरुआत हो रही है, 1749 से शुरुआत हो रही है, और सबसे पहली जनगणना विश्व में जो हुई वो हुई स्वीडन में। जनसंख्या के निर्धारण के लिए जो सबसे पहली जनगणना हो रही है 1749 में स्वीडन में। क्लियर है। उसके बाद स्वीडन में फिर दोबारा हुई। उसके बाद 1790 में 1790 में सर्वप्रथम दशकीय जनगणना हुई अमेरिका में। दूसरे नंबर पे कब हुई, 1790 में। 1776 में अमेरिका आजाद हुआ ब्रिटेन से, 1776 में। और 1790 में अमेरिका में जनगणना हो रही है। कौन सी जनगणना हो रही है, दशकीय जनगणना हो रही है। दशकीय मतलब ये 10 साल के गैप वाली जनगणना, है ना। आइए अब भारत की बात करेंगे। अब यहां से आपको इंडिया का कंसेप्ट ध्यान रखना है। विश्व के स्तर पे आप लोग जान गए कि भाई दो क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं, दो क्षेत्र आप लोगों को ध्यान रखने हैं विश्व स्तर पे। स्वीडन सबसे पहली जनगणना हुई, है ना, ईयर ध्यान रखना है 1749, 1790 में अमेरिका। उसके बाद भारत की शुरुआत हो जाती है 1872। ये ईयर याद रखिएगा गाइस। भारत में सबसे पहली जनगणना हो रही है 1872 में। कब हो रही है गाइस, भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में। और उस समय किसका कार्यकाल था, लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में भारत में सबसे पहली जनगणना हो रही है। 1872 का ईयर आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है यहां तक, है ना। अब आइए 1872 से अगर बात करें, 1872 से लेकर 2011 तक, है ना, 1872 से लेकर जब लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना हो रही है, तब से लेके अब तक भारत की कौन से नंबर की जनगणना हुई, तो 15वें नंबर की जनगणना हुई। पहला पॉइंट, जैसे आपके सामने लिखा है ऐसे ही नोट्स बनाइएगा आपने, ठीक है। इसमें बहुत कथा कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है 1872 से लेके अब तक भारत की कौन सी जनगणना हुई, 15वें नंबर की जनगणना हुई। और भारत आजाद हो रहा है 1947 में, भारत आजाद हो रहा है 1947 में। तो स्वतंत्र भारत की जो जनगणना रही वो रही 7वें नंबर की 2011 में। 1872 से बोलेगा तो 15वें नंबर की जनगणना थी। अगर भारत जब आजाद हुआ तब से लेके कौन से नंबर की जनगणना थी, तो आपको ध्यान रखना है 7वें नंबर की थी। क्लियर है। अब 21वीं सदी की देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि 21वीं सदी की कौन सी जनगणना थी, तो दूसरे नंबर की जनगणना थी 21वीं सदी की, है ना। 21वीं सदी की, क्योंकि आपने देखा 2001, 2011 दूसरी थी, 2021 ये तीसरी हो जाएगी। तो यानी 21वीं सदी की दूसरी जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, और 1872 से जब से शुरू हुई तब से लेके 15वीं जनगणना थी। ये 3 फैक्चुअल पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को बन सकते हैं। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब 1881, 1872 के टाइम पे ये आप लोग इतने फैक्चुअल पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब आइए 1881 का टाइम, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर कराया जाने लगा, जो आज भी जारी है। यानी अब 10 वर्ष के अंतराल पे होती हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था ये मामला। कब हुआ था, 1881। ये ईयर आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है यहां तक। यानी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से इसे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे कराया जाने लगा, जो आज भी ये कंसेप्ट चल रहा है। क्लियर है यहां तक के पॉइंट। अगर पूछे शुरू किसके टाइम पे हो रहा है, तो लॉर्ड मेयो 1872, और उसके बाद 10 वर्ष का कब किया गया, 1800 आपको ध्यान रखना है 81 लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब 1872 से लेकर 2011 तक 15वें नंबर की जनगणना हुई थी भाई, ये आपको पता लग गया। 15वीं जनगणना थी, 15वीं जनगणना थी। और 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे इसको किया जाने लगा। ये आपको क्लियर हो गया है ना। तो अब 1881 से जब प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे किया जाने लगा,
तो कौन सा ईयर आया था जिसको महाविभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है? कौन सा वो ईयर था? आपको ध्यान रखना है 1921, 1921 का वो था ग्रेट डिवाइड ईयर। ये क्या है अभी जानेंगे इसके बारे में। क्या है? महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइड ईयर। अब ध्यान रखिएगा 1911 और 1921 का जो दशक था, यानी 1881 से तो भाई प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होने लगी। अब 1911 से 1921 का जो दशक था वो आपका जनसंख्या की वृद्धि दर यहां पे न्यूनतम रही थी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर यहां इस ईयर में देखने को मिली, इसीलिए इसको कहा जाता है महाविभाजक वर्ष, है ना। ग्रेट डिवाइड ईयर का संबंध किस ईयर से है? तो 1911 से 1921। कैसे याद रखोगे? 2011 से 2021, ऐसी 100 साल पुराना कर लो, 1911 से 1921। क्लियर है ना। अब आइए, अब दशकीय वृद्धि न्यूनतम रही। न्यूनतम मतलब यहां पे दशकीय वृद्धि ऋणात्मक चली गई, जहां पे हम देखते थे कि हर 10 साल में वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, हर देश की बढ़ रही है, लेकिन यहां कहीं ना कहीं ऋणात्मक चली गई। कितनी ऋणात्मक गई ये आंकड़ा ध्यान रखना है, -0.31%, -0.31% ये ऋणात्मक चली गई। इसीलिए इस ईयर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? महाविभाजक वर्ष। क्लियर हुआ यहां तक? अब उसके बाद अगला पॉइंट, जनांकीय विभाजन वर्ष। अब ये आपके लिए डेमोग्राफिक जो आपका डिवाइड ईयर रहा वो कहा जाता है 1921 को। शब्द बदल गया, आंसर बदल गया। क्या बोला गया है? महाविभाजक वर्ष बोलेगा तो आपका 1911 से 1921 का दशक रहा, दशकीय वृद्धि जो रही यहाँ पे न्यूनतम रही। और जनांकीय विभाजन बोलेगा तो 1921। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इसको महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है 1921 को। उम्मीद करता हूं याद रख पाइएगा आप लोग, है ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ऐसा भी कर सकते थे डायरेक्ट जनगणना के ऊपर बात कर ले, नहीं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड क्लियर रहेगा तब जनगणना आपको समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है। अब देखिए, अब संवैधानिक रूप से बात करें तो थोड़ा इतिहास रहा आपका। संवैधानिक रूप से अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आप लोगों को ध्यान देना है कि आर्टिकल नंबर 246, है ना, यानी अनुच्छेद नंबर 246 में वर्णन है कि देश की जनगणना का दायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। आर्टिकल नंबर 246। क्लियर है? क्या स्टेटमेंट होगी प्रश्न के रूप में कि देश की जनगणना का दायित्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त का होता है। इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल नंबर 246 आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ यहां तक? आर्टिकल नंबर 246। ठीक है, ये संवैधानिक रूप से ये आर्टिकल यहां पे ध्यान रखना है। फिर से देखिए, भारत सरकार का गृह मंत्रालय के अधीन है कौन? एक तो जनगणना आयुक्त है और महापंजीयन कार्यालय, ये दोनों गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना, देश की जनगणना करवाते हैं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन। क्लियर हो गया? जनगणना आयुक्त ये इंपॉर्टेंट पद है जो आपको ध्यान रखना है, भी बात करेंगे इसके ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ऐसे ही हूबहू नोट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब हम लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना की। संवैधानिक रूप से जानकारी आर्टिकल नंबर 246। अब 2011 की जनगणना से संबंधित हमें क्या चीजें याद रखनी है? वही सेम चीजें जो अब जनगणना होगी। अगर मैं क्लास नहीं लिया तो आप उसको स्वयं उसको अपडेट कर लेंगे, बट कैसे अपडेट करेंगे वो कला पहले आप जानिए। तो 2011 की जनगणना हेडलाइन देंगे सेंसस ऑफ 2011। इसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि भाई जनगणना आयुक्त का काम होता है देश की जनगणना करवाना, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है कि नहीं है? आर्टिकल नंबर 246। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो नाम है WC प्लाउडेन। WC प्लाउडेन भारत में पहले जनगणना आयुक्त थे, ये नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद 2001 में जनगणना आयुक्त, 2001 में जनगणना आयुक्त थे देवेंद्र कुमार सीकरी। कौन थे? देवेंद्र कुमार सीकरी। और 2011 की जनगणना में 2011 की जनगणना आयुक्त थे C चंद्रमौली। C चंद्रमौली, ये नाम, ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब जो लेटेस्ट होगा अपना एक नया नाम ऐड कर दीजिएगा कि भाई 2022 की जनगणना जो भी आपके सामने ईयर आएगा उसके अनुसार आप जनगणना आयुक्त का नाम मेंशन कर देंगे।
क्लियर हुआ यहाँ तक? पहले नंबर पे कौन रहे भारत के पहले? WC प्लाउडेन। 2001 जो 2011 से पहले हुई थी जनगणना, उसमें थे देवेंद्र कुमार सीकरी। 2011 में रहे C चंद्रमौली। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करें कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। शुभंकर क्या था, ये आपके सामने प्रश्न देखने को आ सकता है कि 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था। तो आपको ध्यान रखना है, प्रगणक शिक्षक 2011 की जनगणना का ये शुभंकर था, प्रगणक शिक्षक। और 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये आदर्श वाक्य था, आप स्लोगन कह सकते हैं इसको, आप स्लोगन कह सकते हैं इंग्लिश में, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इस जनगणना में, इस 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल शामिल किए गए थे। कितने सवालों को शामिल किया गया था 2011 की जनगणना में? आपको ध्यान रखना है 29, इनकी संख्या थी 29। क्लियर है यहां तक? 29 सवालों को शामिल किया गया था इसके अंतर्गत। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले जनगणना आयुक्त आप जान गए, उसके बाद आपने देखा 2001 में कौन थे? देवेंद्र कुमार सीकरी। 2011 में C चंद्रमौली। शुभंकर क्या था इसका? प्रगणक शिक्षक। आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। उसके बाद इसमें कितने सवाल पूछे गए, प्रश्नों की संख्या कितनी शामिल थी? तो 229 सवाल इसमें शामिल किए गए। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब जो 2011 की जनगणना हुई, इसका जो कार्य है 2 चरणों में पूरा होता है ना? वो 2 चरण आपको पता होने चाहिए, कोई भी एक प्रश्न यहां से आ सकता है। देखिए 2011 की जनगणना हेडलाइन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है? 2011 की जो जनगणना है इसका कार्य 2 चरणों में पूरा किया गया, 2 चरणों में पूरा किया गया। अब पहला चरण क्या था वो आपको ध्यान से देखना है। पहले चरण में क्या रखा गया? आवास, है ना? यानी हम जनगणना का जो काउंटिंग करेंगे वो कैसे करेंगे? पहले चरण में रखा गया आवास। इसमें क्या करेंगे? मकान का इस्तेमाल करेंगे, घर घर जाके पता करेंगे किस घर में कितने लोग रहते हैं, चाहे वो वृद्ध हो या जवान हो या बालक हो, बालिका हो, है कि नहीं है? उसके बाद लोगों को उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी हैं वो हम लोग जानेंगे। अब जब ये जान पाएंगे तो उसी के अनुसार तो कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास होगा। जब हमें पता लगेगा कि भैया वृद्धों की संख्या ज्यादा है तो उसके अनुसार वस्त्रों का उत्पादन होगा। जब हमें पता लगेगा नौजवानों की संख्या ज्यादा है तो उनके अनुसार लेटेस्ट डिजाइन के फैशनेबल कपड़ों का उत्पादन होगा। तो यानी जो जनगणना है ये कई सारे क्षेत्रों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसी के अनुसार खाद्य पदार्थों का भी उत्पादन होगा, बात करेंगे उसके ऊपर, बट मैं आपको थोड़ा अभी हिंट दे रहा हूं, है ना? और उनकी संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी जो पहला चरण था वो आवास को टारगेटेड था, जहां पे मकान के इस्तेमाल के तहत लोगों को उपलब्ध सुविधाएं जानी जाएगी और उनकी संपत्ति के बारे में जाना जाएगा, पहला चरण। दूसरे चरण में क्या होता है गाइस? दूसरे चरण में बोला गया कि अब जनसंख्या की गिनती की जाएगी, कि भाई जनसंख्या गणना का जो नाम दिया गया यहाँ पे, इस जनसंख्या की गिनती के तहत दूसरे चरण में, पहले चरण में आवास, दूसरे चरण में जनसंख्या की गिनती, यानी 2 चरणों में 2011 की जनगणना हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? इसको आप नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब आइए, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, एक भी आंकड़ा आपको इस क्लास का छोड़ना नहीं है। प्रश्न पॉइंट क्या है कि भारत की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 121.09 करोड़। ये आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट कि भारत की जनसंख्या 2000 में कितनी थी? 121.09 करोड़, है ना? तो अब यहां पे आपने अभी सुना लेटेस्ट में कि भाई 100 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लग गई है, तो यानी 21 करोड़ बचे हैं अभी, उनको भी लग गई होगी। ये आपने काफी टाइम पहले सुना था। उसके बाद अब आप एक चीज समझिए, अब चल रहा है 2022, 2011 की बात चल रही है। अब यानी जो बताया जा रहा है वो 140 करोड़ से ऊपर आंकड़ा हो गया, बट जो लेटेस्ट अपडेट आएंगे उसके अनुसार हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो 2011 में कितनी जनगणना थी, कितनी जनसंख्या थी? तो 121.09 करोड़, यानी 121 करोड़ राउंड फिगर में आप कह सकते हैं। अब ये विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5 थी। भाई अभी ये विश्व है और ये हमारा भारत है। यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना रहा हूं आप लोगों के सामने,
ये भारत है। तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व की हमने मान लिया 100 है, 100% है। अब इस 100% में भारत की कितनी है, जो 121.9% करोड़ है, 9 करोड़ है, वो है 17.5%। कितनी है गाइस? 17.5%। ये ध्यान रखेंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या कितनी थी? 17.5 करोड़, सॉरी 17.5%, 17.5%, ठीक है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या जो रही वो 51.47 रही, यानी जो मेल रहे उनका प्रतिशत क्या था? 51.47। राउंड फिगर में आप लोग ध्यान रखोगे 52। ऑप्शन से आंसर निकालने के लिए राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे 52। वहीं पे महिलाओं की, फीमेल की संख्या रही 48.53। ये महिलाओं की संख्या का परसेंटेज है, यानी फीमेल की संख्या कितनी रही? तो यहां पे आप राउंड फिगर में ध्यान रखेंगे 49, यानी 3 ही ज्यादा थे पुरुष। ऐसे समझने के लिए आपको बता रहा हूं, ये 3% ज्यादा थे, जहां पे 52% पुरुष हैं और 49% महिलाएं हैं इस 121 करोड़ में। क्लियर है यहां तक? अब जरा समझिए। अब 2001 की जगह बात करें, ये तो हो गया 2011 का आंकड़ा कि भाई 2011 में इतना कुल जनसंख्या थी, विश्व का इतना परसेंट था, जहां पे पुरुष और महिला की जनसंख्या इतनी थी। क्लियर है? अब इसी के आगे तो हमें डिटेल जाननी है कि इन पुरुष महिला में कौन साक्षर था, कौन मतलब गरीब, इस तरीके के सारे प्रश्न। लिंग अनुपात क्या था, बालकों की संख्या कितनी थी, बालिकाओं की संख्या कितनी थी, उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे दशकीय वृद्धि कितनी हुई, है ना, साक्षरता दर कितनी रही, उन सब के बारे में यहीं से प्रश्न बनेंगे। अब आइए, अब 2001 की अगर बात करें तो 1.0 करोड़ जनसंख्या थी। 1.0 करोड़, यानी 2001 से लेकर 2011 में जो बढ़ोतरी हो रही है, 2001 से लेकर 2011 में जो बढ़ोतरी हो रही है, दशकीय वृद्धि जिसको बोल रहे हैं, वो थी 17.7%। यहां पे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं? आपसे पूछा गया है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व का कितना परसेंट थी, तो 17.5, 17.5%। अब दशकीय वृद्धि कितनी रही 2001 से लेकर 2011 तक, तो 17.7%। ये फैक्चुअल पॉइंट आंकड़ा ध्यान रखना है आपको। एक एक नंबर भारी होता है गाइस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो एक भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं। बहुत क्रीम मामले के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल कोई कथा कहानी नहीं लिखनी है। जितने पॉइंट आपके सामने मैं लाया हूं उनको ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। आइए, अब ये तो रहा 2011 की जनगणना का मामला। 2001 में दशकीय वृद्धि क्या रही वो आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट जो आपको समझने हैं, जनगणना 2011 की जो रही उसके फैक्चुअल पॉइंट पे आने से पहले मैं चाहूंगा कुछ बेसिक पॉइंट भी क्लियर हो कि भाई धर्म पे आधारित जनगणना जो रही वो क्या थी, है ना, जनसंख्या पिरामिड का क्या मामला है, नगरीय जनसंख्या क्या है, ये कुछ बेसिक टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब आइए पहला पॉइंट मेंशन करेंगे, धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित, भाई देखिए 2011 में जनगणना हो रही है, ये आप लोग जान गए, है ना, लेकिन जो धर्म आधारित जनगणना है इसके आंकड़े जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली ने कब प्रस्तुत किए? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 25 अगस्त 2015। कैसे याद रखोगे भाई, 15 अगस्त होता है उसके 10 दिन बाद, 25 अगस्त 2015 को जनगणना आयुक्त ने इसके आंकड़े जारी किए धर्म आधारित जनगणना पे। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब धर्म आधारित यहाँ पे 6 प्रमुख समुदाय इन्होंने शामिल किए। इन्होंने बताया कि जो 6 धार्मिक समुदाय हैं उनका लिंग अनुपात क्या है ना, 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय जिनका लिंग अनुपात इस क्रम में है। ये आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पे टॉप पे रहे ईसाई, 1006 लिंग अनुपात। ये लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है, अब जरा उसको समझिए पहले, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए लिंग अनुपात का मतलब होता है गाइस कि भाई पुरुषों की संख्या के ऊपर महिलाओं की संख्या, ठीक है जी, ये इसका फंडा रहता है। मतलब कि ईसाई में लिंग अनुपात क्या रहा है, और ये पुरुषों की संख्या 1000 फिक्स है, ये पुरुषों की संख्या 1000 फिक्स है। अब 1000 के ऊपर कितनी महिलाएं बढ़ी हैं, यानी 1006, यानी अगर पुरुषों की संख्या 1000 रही होगी तो ईसाई में 1006 थी महिलाओं की संख्या। ये लिंग अनुपात था ईसाई का, टॉप नंबर पे रहा, है ना। उसके बाद दूसरा समुदाय बौद्ध धर्म, यहाँ पे 1000 पुरुषों के ऊपर 953 महिलाएं थी।
जैन धर्म तीसरे नंबर पे, 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं थी। वहीं मुस्लिम की अगर बात करें तो यहाँ पे 1000 पुरुषों के ऊपर 936 महिलाएं हैं, और हिंदू धर्म में ये आंकड़ा 931 हो गया। हिंदू धर्म की बात हो रही है अभी, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पे 931 महिलाएं। और सिख धर्म, देखिए ये यूपीपीसीएस में 2016 में प्रश्न देखने को मिला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिख धर्म में 1000 पुरुषों पर 893 महिलाएं। क्लियर है यहाँ तक? अब प्रश्न कैसे रहेगा जरा वो समझिए। सिंपल सा फैक्चुअल प्रश्न हो सकता है कि भैया धार्मिक समुदाय के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदाय का लिंग अनुपात यानी ईसाई समुदाय का लिंग अनुपात क्या था? 1006। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम समुदाय का लिंग अनुपात क्या था? 936, है ना? कैसे याद रखोगे? याद रखने के कई सारे तरीके हैं, मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया था एक बार क्लास में। किसी भी तरीके से आप लोग कनेक्ट करके याद रख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा हिंदू समुदाय का क्या लिंग अनुपात रहा? 931, 931, 1000 पुरुषों पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनेगा? 2011 की जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदायों के लिंग अनुपात के अनुसार इनको अवरोही क्रम में लगाइए कि भाई सबसे ज्यादा किसका, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से। तो ये सीक्वेंसली लगे हुए हैं, है ना? ये सीक्वेंसली लगे हुए हैं। भाई आप एक टर्म बचपन से सुनते आ रहे हो गाइस, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। नाम ये तो आपने सुना होगा स्लोगन, है ना? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ऐसे आप लोग कनेक्शन बनाइए। हिंदू भैया सबसे कम है 1931, हिंदू 1931 है, हालांकि पहले हम बोलते हैं लेकिन सबसे कम इसी का ही है। मुस्लिम की बात करें तो 936 है, 936, 936। सिख की अगर बात करें तो ये 893 है। ईसाई की बात करें तो लास्ट में यहाँ दिख रहा है आंकड़ा, लेकिन टॉप पे है भाई, ये टॉप पे है 1006। ऐसे क्रम में याद रख सकते हैं आप लोग। क्लियर है यहाँ तक? धार्मिक समुदाय संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो आपके सामने हमने डिस्कस किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ लिंग अनुपात क्या है, किसको कहते हैं कि पुरुषों की संख्या के ऊपर महिलाओं की संख्या, यानी पुरुष की संख्या यहाँ पे 1000 फिक्स करके हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अब एक टर्म है प्राकृतिक वृद्धि, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब ये क्या मामला है, इसके ऊपर बात समझते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। अब प्राकृतिक वृद्धि दर ध्यान से समझिए, ये स्टेटमेंट नोट करना है आप लोगों को। किसी स्थान की कुल जनसंख्या में, कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान ले लीजिए, ये स्थान है, इसकी कुल जनसंख्या, इसकी कुल जनसंख्या में एक निश्चित समय के बाद, एक टाइम फ्रेम के बाद, एक निश्चित समय के बाद कुल जन्म और कुल मृत्यु के कारण, कुल जन्म और कुल मृत्यु के कारण आने वाला अंतर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। समझ पा रहे हैं? कोई भी निश्चित क्षेत्र है, एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत, निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत जितने भी कुल मृत्यु दर हैं, कुल जन्म दर हैं, उनका जो अंतर है वही प्राकृतिक वृद्धि दर है। भाई वहीं से तो पता लगेगा ना कि नेचुरली कितने लोगों का जन्म एक्चुअली हुआ है। अगर 100 लोग जन्म लिए हैं और अगर मान लीजिए आपको पता लगा कि 80 लोगों का निधन हो गया है, तो हम कहेंगे 20 लोगों की प्राकृतिक वृद्धि दर है। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको नोट करनी है, ध्यान रखना है कि किसी स्थान की कुल जनसंख्या में एक निश्चित समय के बाद कुल जन्म, कुल मृत्यु के कारण आने वाला जो अंतर आ जाता है, उसी को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बात करते हैं। अब आइए जनसंख्या पिरामिड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे मैंने आपको बताया, जो भी औद्योगिक आर्थिक रूप से जो भी चीजें डिसीजन लिए जाते हैं, जनसंख्या वहां पे, जनगणना वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जनसंख्या पिरामिड आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या पिरामिड, देखिए यहां ये आप इस तरीके से पिरामिड बना लें, इस तरीके से बना लीजिएगा। यहां पे अशिक्षित नहीं है गाइस, ये आश्रित है, आश्रित आबादी, यानी आश्रित आबादी के अंतर्गत कितने आयु से लेकर कितने आयु तक के वर्ग के बच्चों को रखा गया है। तो 0 से, यानी इसका जन्म हुआ है तब से लेकर 14 वर्ष तक के, ये आश्रित है, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों को आश्रित आबादी में रखा गया क्योंकि ये अपने फैमिली पर डिपेंड रहते हैं, है कि नहीं है। उसके बाद 15 से 65 आयु वर्ष तक के
व्यक्तियों को कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है कि भाई 15 साल के बाद व्यक्ति यंग होना शुरू हो जाता है और 65 साल तक वो कार्य करता है, तो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद फिर रिटायरमेंट की जा जाती है। तो यानी यहाँ पे ये भी आश्रित आबादी, यानी 65 प्लस के बाद ये भी आश्रित आबादी में काउंट हो जाते हैं। तो आश्रित आबादी में कितने वर्ग के लोग हैं? 0 से 14 और 65 वर्ष की आयु से ऊपर वाले लोग, ये सब आश्रित आबादी के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये तो आप लोग जान पाए जनसंख्या के संदर्भ में कुछ बेसिक पॉइंट। टॉपिक का हेडलाइन ही था पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन, यानी आपका जनसंख्या और नगरीकरण। तो जनसंख्या के संदर्भ में जो बेसिक पॉइंट हमने डिस्कस किए वो आपको ध्यान रखने। अब नगरीकरण की तरफ हम लोग अगर बात करें तो नगरीकरण में आपको ध्यान रखना है, नगरीकरण हेडलाइन दीजिएगा नगरीकरण, और इसमें पहला पॉइंट आप लोग मार्क करेंगे महानगर, जिसको मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। अब महानगर किसको कहा जाएगा, किसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत रखा जाएगा, ये यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जिस क्षेत्र या जिस भी नगर या जिस भी शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होती है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत रखा गया है। तो यानी मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। 10 लाख हो या 10 लाख से ऊपर हो, वो आपका कहीं ना कहीं महानगर के अंतर्गत, मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। वहीं पे भारत में प्रमुख महानगर हैं, भाई सबसे बड़ा महानगर तो मुंबई है, फिर दिल्ली है, फिर कोलकाता है, फिर चेन्नई है। ये जो 4 नाम है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं। एक रफली डायग्राम के ऊपर बात करते हैं हम लोग। ये भारत का एक रफली डायग्राम है, ठीक है। देखिए यहां पे ध्यान देना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। है ना। अब मैं अगर इनको मिला दूं, इनको मैंने अगर मिलाया, ये देख रहे हैं क्या बन रहा है? इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या बोलते हैं गाइस? इन चारों क्षेत्रों को मिला के क्या बोला जाता है? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको मिला के क्या बोला जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक है जी। प्रश्न क्या बनेगा? स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ऐसे याद रखिएगा। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन के अनुसार आप आंसर निकाल लेंगे। ये तो हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब 4 भुजाएं। वहीं पे आता है गोल्डन ट्रायंगल, यानी स्वर्णिम त्रिभुज। मैं आपको बता दूं, यहां पे नोट कर लीजिएगा, स्वर्णिम त्रिभुज, गोल्डन ट्रायंगल। तो इसमें आता है दिल्ली, आगरा, जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोग ध्यान रखेंगे, दिल्ली, आगरा, जयपुर, कुछ इस तरीके से गोल्डन ट्रायंगल बनता है। तो ये आपका गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा, यहां पे ध्यान रखेंगे। अब इसी में भारत के प्रमुख महानगर यही हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। बस क्रम ध्यान रखना है, टॉप पे आपका है मुंबई। भाई मुंबई तो टॉप पे ही है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है दिल्ली, ठीक है, फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। आप इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, याद रखना आसान है कि नहीं है? क्लॉकवाइज इसको घुमा दीजिए, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ये टॉप 4 तो आपको याद ही हो गए। उसके बाद हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, झारखंड है, यानी यहाँ पे 10 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत हैं। और भी क्षेत्र होंगे, सब कुछ नहीं जानना है। टॉप 7 याद रखो, टॉप 4 तो कम से कम एटलीस्ट याद ही रखो। क्लियर है? महानगर किसको कहा जाएगा? जिसकी जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक होगी। और कौन कौन है उसके अंतर्गत? आपने देखा मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उसके बाद आपने देखा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड। उम्मीद कर रहा हूं याद रखना आसान है। इसी कंसेप्ट से आगे भी चीजें याद हो जाएंगी, परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब उत्तर प्रदेश में कौन से महानगर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भाई भारत के संदर्भ में तो जान गए आप लोग, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन है महानगर? टॉप 4 एटलीस्ट आपको ध्यान रखने हैं।
कानपुर भाई ध्यान रखना है, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, है ना। उसके बाद वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। इलाहाबाद का नंबर 7वें नंबर पे है, यानी 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पे। टॉप नंबर पे है कानपुर, ध्यान रखना, टॉप नंबर पे है कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद। आप कुछ ऐसे बना सकते हैं, कल आग लग गई थी, कहीं भी आग लग गई होगी, ऐसे याद रख सकते हो, कल से कहां से, कानपुर, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद। ऐसे यू गाइस कैन रिमेंबर, है ना। कई सारे तरीके हैं याद रखने के, लेकिन स्मार्टली काम करना है। जैसे मैंने आपको बोला गाइस, ए सक्सेसफुल पीपल डू नॉट डू डिफरेंट थिंग बट दे डू डिफरेंटली। एक सफल व्यक्ति कुछ अलग नहीं करता है, थोड़ा सा अलग से कर लेता है और वही उसकी सफलता का परिचायक बन जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, महानगर के संदर्भ में हमने बात करी कि भाई 10 लाख जनसंख्या होगी, उससे अधिक होगी तो वो महानगर के अंतर्गत आएगा। भारत में कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं, एटलीस्ट टॉप 4 तो आप लोग याद ही रख पाओगे। अब मेगा सिटी किसको बोलते हैं भाई, मेगा सिटी। भाई महानगर तो जान गए 10 लाख होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब मेगा सिटी किसको बोलते हैं, जहां पे जनसंख्या जो है 1 करोड़ से अगर अधिक है तो वो मेगा सिटी के अंतर्गत आ जाएगी। 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है तो मेगा सिटी के अंतर्गत वो मानी जाएगी। अब कौन से वो क्षेत्र हैं, वही मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, क्लॉकवाइज याद रखो। 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है तो ये मेगा सिटी के अंतर्गत भी आते हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंतर्गत भी आते हैं, यानी महानगर के अंतर्गत भी आते हैं। क्लियर है यहां तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। चलिए, तो गाइस आज के सेशन में इतना रखते हैं और कल के लेक्चर में मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा 2011 की जनगणना के संदर्भ में आपको आंकड़े कैसे याद रखने हैं, जिसको ग्राफ के माध्यम से हम लोग सीख रहे होंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।